आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 61, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। 1.5 महीने से कालीचरण जेल में है। वासुदेव, सुनरा, जगदेवा, सोमा और सोनमा सब एक ही केस में नत्थी हैं। इस बीच 1 तारीख को कचहरी के मजिस्ट्री इजलास में हाजिरी हुई है। एक गाड़ी मिलिट्री आगे और एक गाड़ी पीछे। सभी को हथकड़ी और बेड़ी डालकर कचहरी लाया गया था। उस दिन कालीचरण की निगाह पुलिस की लॉरी से जितनी दूर जा सकती थी, 4 दीवारी पर थी। कचहरी की हाजत में पेशाब की गंध इतनी तेज क्यों होती है? कालीचरण की निगाह सेक्रेटरी साहब पर पड़ी। उनसे आंखें मिली। कालीचरण का चेहरा खिल गया। 3 महीनों से जिनकी सूरत आंखों के आगे नाच रही थी। सेक्रेटरी साहब, कृष्णकांत मिश्र जी, कालीचरण ने चिल्लाकर कहा। जय हिंद कामरेड। सेक्रेटरी साहब ने तुरंत कनपट्टी इस तरह फेर ली मानो कान के पास मधुमक्खी ने अचानक काट लिया। फिर उसी तरह गर्दन टेढ़ी किए आगे बढ़ते गए। कालीचरण को सिपाही ने डांट दिया। काहो ससुरे, बिना हंटर की बात न मानब। उधर सेक्रेटरी साहब कांटे वाले तार के घेरे में फंसते फंसते बचे। एक मुहा होकर जो चलेगा वो कांटे में तो जरूर फंसेगा। तिस पर इधर सिपाही जी ने कालीचरण को डांटा। सुन रहा तो खिलखिलाकर हंस पड़ा। लेकिन इसमें सेक्रेटरी साहब का क्या कसूर? चोर डकैतों से सभी भले लोगों को दूर रहना चाहिए। वासुदेव, सुनरा, सोमा, सनीचरा वगैरह आखिर डकैत ही तो हैं, और सेक्रेटरी साहब उसे भी डकैत समझ रहे हैं। कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। लेकिन आज मांस का दिन है। जाड़े के समय सप्ताह में एक शाम कैदियों को मांस मिलता है। शाम को बैसना और साकट का खिलाते खिलाते काफी अंधेरा हो जाता है। अस्पताल के पिछवाड़े के वार्डर साहब मांस जोगाड़ करने के लिए चले जाते हैं। आज कोशिश करके देखना चाहिए। कालीचरण ने फैसला कर लिया है। यदि मौका मिला तो वो जरूर कोशिश करेगा। हाँ, वो भागेगा, और कोई उपाय नहीं। उसने सब पता लगा लिया है। जेल से भागने की सजा सिर्फ 6 महीना है। डंडा, बेड़ी और लाल टोपी पहननी पड़ेगी। लोग कहेंगे ललटोपिया, और क्या, लाल रंग खराब तो नहीं। सेक्रेटरी साहब और धर्मपुरी जी से मिलकर वो बात करना चाहता है। उसके बाद उसे फांसी सुल्ली जो भी मिले वो खुशी खुशी झेल लेगा। पार्टी की इतनी बड़ी बदनामी करा के वो जीकर ही क्या करेगा? वासुदेव, सुनरा और सनीचरा तो चोर डकैतों के साथ इस तरह हिल मिल गए हैं कि उन्हें देखकर लाज आती है कालीचरण को। वासुदेव ने डॉक्टर नटखट प्रसाद से दोस्ती कर ली है। डॉक्टर नटखट नामी सिकचल्ली आदमी है ये डॉक्टर। सिकचल्ली यानी शेख चिल्ली। फारबिसगंज की तरफ का है। डकैती केस में आया है। अचरज की बात है, उस डॉक्टर को देखकर किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि उसने आदमी को मारने के सिवा कभी जिलाने का भी काम किया है। चेहरा ठीक कसाई की तरह है। वासुदेव का उसके साथ भी खूब हेलमेल देखते हैं। रात में जुआ भी खेलता है। वासुदेव कालीचरण से नहीं बोलता है। वो दूसरे खटाल में रहता है। उस दिन दाल कमान में थोड़ी देर के लिए भेंट हुई। कालीचरण ने सिर्फ इतना ही पूछा, वासुदेव, तुमको यही करना था? वासुदेव के साथ एक कलकतिया पाकिटमार था। दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। जाते समय वासुदेव ने कहा, जिस समय 700 रुपया का पुलिंदा बांधकर सेक्रेटरी साहब को देने गए थे, उस दिन क्यों नहीं पूछा था कि 4 दिन के भीतर कहाँ से इतना रुपया वसूल हुआ? उसी शाम को पानी टंकी के पास डॉक्टर नटखट ने उसको रोक कर कहा था, कालीचरण, कोई रास्ता नहीं,
तुम यदि चाहो तो तुम्हारा जमानतदार भी होगा और मुकदमा में बेदाग छूट भी जाओगे। सोचना, सोच कर देखना, पार्टी वाटी कोई काम नहीं देगी। थू थू, जेल में आकर काली को खैनी की आदत पड़ गई है। डॉक्टर साहब, अपने गांव के डॉक्टर ने जमादार से उस दिन जेल गेट पर हंसकर कहा था, सिपाही जी, कालीचरण का जरा ख्याल रखिएगा। देवता हैं डॉक्टर साहब, जरूर देवता हैं। सिर्फ खैनी ही नहीं, कभी कभी बीड़ी भी जमादार साहब दे देते हैं। थू थू, थूक है ऐसे पैसे पर। डॉक्टर नटखट प्रसाद की बात वो नहीं मानेगा। सोमा ने भी एक बार दबी जबान कहने की कोशिश की थी, उस्ताद। चुप उस्ताद का बच्चा, कालीचरण ने डांट बता दी थी। उस्ताद, जेल से बाहर फिरारी की हालत में चलित्तर कर्मकार से उसकी भेंट हुई थी। कौन कहता है कि वो बड़ा भारी कलेजा वाला आदमी है। कुसियार गांव टीसन के पास बड़का धत्ता के बीच 2 गछिया की छाया में भेंट हुई थी। कालीचरण को देखते ही वो अपने साथियों के साथ हाल हथियार लेकर खड़ा हो गया था। हैं सब? दारोगा साहब जिस तरह चिल्लाए थे उसी तरह चिल्ला उठा था चलित्तर। कालीचरण को हंसी आ गई थी। उसके मुंह से अनजाने ही निकल पड़ा था, अरे हम हैं उस्ताद, खाली हाथ पार्टी वाला कालीचरण। चलित्तर ने एक बार कहा था, इस खाली हाथ वाली पार्टी में रहकर सब दिन खाली हाथ ही रहोगे। पीछे तो बहुत बहस किया। आखिर में चलित्तर ने कहा था, तुमने हमको उस्ताद कहा है, गाढ़े विपत में कभी जरूरत पड़ने पर याद करना। कालीचरण ने हंसकर कहा था, उसकी जरूरत नहीं होगी। दोबारा उस्ताद कहते कहते वो रुक गया था। आज भी चलित्तर की वो बात कान में गूंज रही है, देखना है तुम्हारी उस्तादी। लेकिन आज वासुदेव और सोमा की मदद लेनी ही होगी। एक बार मिल तो जाए, वो पटिया लेगा। गोटी बैठ गई। सोमा और वासुदेव को कालीचरण ने पटिया लिया है, अस्पताल के पिछवाड़े में। ठीक है, अस्पताल के पिछवाड़े में दीवाल की छाया में वासुदेव और सोमा ही है। ठीक है। दोनों ने कंधे की ओर इशारा किया। सब ठीक है। हद तेरे की, कालीचरण गिर पड़ा। तब वासुदेव और सोमा कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़े हुए। ठीक है, जरा सा और, बस 4 अंगुल। वासुदेव और सोमा के कंधों पर कालीचरण जरा उचकता है। दोनों के कंधों का भार जरा हल्का मालूम होता है। ठीक है, भागो। भागा भागा, टू 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 टू। जेल अस्पताल के पिछवाड़े से सिपाही सीटी फूंकता है। टू 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 टू, बहुत सी सीटियों की मिली हुई आवाज। ढन ढन ढनांग ढनांग, जेल फाटक का बड़ा घंटा घनघना उठा। कालीचरण 5 मिनट तक जेल के बाहर दीवार के पास जमीन पर बेसुध पड़ा रहा। सीटी और घंटे की आवाज ने उसे सजीव कर दिया। नहीं, ज्यादा चोट नहीं आई है, सिर्फ कमर में मोच आ गई है। ढनांग ढनांग, जेल का घंटा घनघना रहा है। वो भागता है। फड़र, एक साथ कई बंदूकें गरज उठीं। अंधेरे में कुछ सूझता भी तो नहीं। एक घड़ी रात भी नहीं हुई है। ओस से धरती पच-पच करती है, पैर फिसल जाते हैं। भर्र भर्र, सामने दार्जिलिंग रोड पर 5-7 मिलिट्री लॉरियां दौड़ रही हैं। कालीचरण पांचू बाबू वकील के घर के पिछवाड़े की एक झाड़ी में छिपकर हाँफता है। सड़क कैसे टपा जाए, किधर से जाना ठीक होगा। दाहिने ओर भी लोग हल्ला करने लगे हैं। पास की गली होकर घुड़सवार लोग जा रहे हैं। कालीचरण तय करता है, सामने बांसवाड़ी पार करके मोबरली साहिब की पुरानी कोठी की बगल से जाना ही अच्छा होगा। अब देर नहीं करनी चाहिए। मोबरली साहिब की कोठी के पास कालीचरण को ऐसा लगा कि पीछे से कोई टॉर्च मार रहा है। हाँ, ये तो टॉर्च की ही रोशनी है। वो जंगल में घुस जाता है। बस थोड़ी देर यहां सुस्ताकर टॉर्च वाले को देखकर फिर एक दुल की। एक जूम खेनी दिन में ही उसने चुनाकर कपड़े की खूंट में बांध ली थी। जूम यानी खुराक। बहुत मौके पर अभी उस पर हाथ पड़ गया। खैनी खाकर वो झड़बेरी की झाड़ी से निकलकर साफ मैदान की ओर आता है। कहाँ है टॉर्च की रोशनी? बाप, एकदम पास ही। कालीचरण भागता है। टॉर्च की तेज रोशनी उसका पीछा कर रही है और फिर जंगल की निस्तब्धता को भंग करके राइफल की आवाज गूंज उठती है। फड़! जंगल, झाड़, कांट, कुस और अड्डा खाई को टापता हुआ कालीचरण भाग रहा है। जंगल की लत्ती पैर छांद लेती है, मगर वो झाड़ देता है। जांघ में लगता है खौंच लग गई है। पार्टी ऑफिस के पिछवाड़े में जो घना जंगल है
वहां पहुंचकर उसे लगा वो निरापद है। अरे ये तो खोंच नहीं, अरे बाप रे, इतना खून! आधा बित्ता मांस उधेड़ दिया है, खलरा लटक गया है। ओह, गोली लगी है शायद, खून बंद नहीं हो रहा है। कौन? कालीचरण। ऑफिस सेक्रेटरी राजबल्ली जी किवाड़ खोलकर सचमुच अवाक हो गए। जीभी की नोक पर बोली चढ़ी ही नहीं। हैं, कौन? कालीचरण? सेक्रेटरी साहब भी फड़फड़ाकर कमरे से बाहर आते हैं। ओ कालीचरण, तुम हो? इसीलिए शहर में इतना हल्ला हो रहा है? जेल से भाग आए हो? जी, लगता है जांघ में गोली लग गई है। तुम्हारे कलेजे पर गोली दागी जानी चाहिए, डकैत बदमाश। सेक्रेटरी साहब, इसीलिए तो आपके पास आए हैं। सुन लीजिए, माँ कसम, गुरु कसम, देवता क्रिया, उस रात को हम यहां जिला पार्टी ऑफिस में था। राजबल्ली जी, आपको बगोच लग गया है, किवाड़ बंद कीजिए, हटाइए इसे। बाबू मेहरबानी करो, चले जाओ, नहीं तो। आप हल्ला काहे करते हैं? आप अंदर जाइए। राजबल्ली जी मौन भंग करते हैं। कालीचरण पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा है। मोबरली साहिब की कोठी की ओर धड़ाधड़ फायर हो रहे हैं। फड़र। साथ ही राजबल्ली जी, सेक्रेटरी साहब को समझा दीजिएगा, मेरा कोई कसूर नहीं। कालीचरण हिलता है। थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद अब तो चला भी नहीं जा रहा है। वो दोनों पांवों को बारी बारी झाड़ता है। सामने कच्चू के पत्तों पर कुछ झरझरा कर गिरा। वो धीरे धीरे फिर बगल के जंगल में चला जाता है। अब वो पुरानी धोती के एक खूंट को चीरकर घाव को बांधते हुए सोचता है। अब चलित्तर कर्मकार ने कहा था, गाड़े विपद में खबर करना, याद करना। चलित्तर कर्मकार। अभी आप सुन रहे थे फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 61, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।